बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 13 को कवर करेंगे और इस लैब के अंदर जो मेन टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है जी ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर। बेसिकली दोस्तों आपका जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये हम कहते हैं सी इन ऑब्जेक्ट को, और जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है ये बेसिकली हम कहते हैं अपने सी आउट वाले ऑब्जेक्ट को, जिसके साथ हम अपनी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली सर कह रहे हैं आप सी इन और सी आउट वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड करके दिखाएं, और उसके बाद सर कह रहे हैं ओवरलोडिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग्स कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए कॉन्कैट करने के लिए प्लस ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके दिखाओ। और तीसरे नंबर पे सर कह रहे हैं फाइल हैंडलिंग, और आपको पता ही होगा फाइल हैंडलिंग क्या होती है कि जिसमें हम एक नोटपैड की फ़ाइल तैयार करते हैं कोडिंग के थ्रू, और उसमें अपना डाटा जो है परमानेंटली अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर करते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग कहते हैं। बेसिकली सर ने यहाँ पे कहा है कि आपने आज का जो प्रोग्राम टाइप करना है उसमें आपने ये 3 कंसेप्ट जो हैं वो मस्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ हमने क्रिएट करनी है वो क्या है, वो ये सर ने लिखी हुई है, लेकिन इसको सिंपल वर्डिंग में सर ने नीचे सैम्पल आउटपुट से समझाया हुआ है। मतलब बजाय इसको हम इसको पढ़ें, बेसिकली यहाँ पे सर ने कहा सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करो स्ट्रिंग के नाम से, जिसमें आगे फर्दर आपने जो है ना चीज़ें परफॉर्म करनी है। आप वो आउटपुट से मैं आपको समझा देता हूँ करना बेसिकली क्या है। करना बेसिकली दोस्तों आपने ये है कि आपने जो ऊपर आपको सारे 3 टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को यूटिलाइज़ करते हुए आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर आउटपुट कुछ इस तरह से आए कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर पूछा जाए एंटर द फर्स्ट नेम। जैसे ही आपको स्क्रीन पे आए लिखा हुआ एंटर द फर्स्ट नेम, तो आप अपना एंटर फर्स्ट नेम करें, और ये जो भी आप अपना फर्स्ट नेम देंगे ये जाके आपकी नोटपैड की फ़ाइल के अंदर परमानेंट सेव हो जाए। फिर उसके बाद फिर स्क्रीन पर आए एंटर द लास्ट नेम, फिर उसके बाद आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, जो भी आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे वो भी जाके आपकी नोटपैड की फ़ाइल में सेव हो जाए। फिर उसके बाद क्या हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है फुल नेम, और फुल नेम बेसिकली कहाँ से आए, फुल नेम वो जो आपने अपनी नोटपैड की फ़ाइल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टोर किया था, तो आपने अपनी नोटपैड की फ़ाइल में से डाटा फैच करना है, मतलब अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ़ाइल में से फैच करके उनको कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना है। तो बेसिकली ये आपका मेन जो है वो प्रोग्राम है जो आपको इस तरह से जो है परफॉर्म करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है। तो चलें, सर ने यहाँ पे जो सर ने इस कोड को करने के लिए यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वर्डिंग में यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी ये है जी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक सी हेडर फाइल यूज़ की हुई है, हमारी ये लाइब्रेरी है, और उसके बाद ये हमारा मेन का फंक्शन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने जब भी दोस्तों फाइल हैंडलिंग करनी हो, मतलब अपनी नोटपैड की फ़ाइल के अंदर अपना डाटा परमानेंट सेव करना हो, तो उसके लिए हम एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं Fstream के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, आज एक न्यू हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे Fstream के नाम से, जो आपकी फ़ाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ की जाती है। सॉरी, यहाँ पे Fstream, इस फाइल को क्लोज कर दें। अच्छा, ये बेसिकली इस हेडर फाइल का वो कोड था। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि ये जो हेडर फाइल मैंने लगाई है Fstream के नाम से, ये बेसिकली किस लिए यूज़ होगी, आपकी नोटपैड की फ़ाइल बनाने के लिए और उसमें डाटा राइट और रीड करने, फाइल में डाटा राइट और रीड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों फाइल में डाटा राइट और रीड करने के लिए हमें चाहिए फ़ाइल का एक ऑब्जेक्ट, फ़ाइल का एक ऑब्जेक्ट। अब फाइल का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं Fstream, और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट जो है ग्लोबली बनाने जा रहा हूँ। ग्लोबली ऑब्जेक्ट का मतलब क्या मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम इस पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इस ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर जाके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लास से बाहर मतलब ग्लोबली बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा Fstream, और उसके बाद मैंने फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया फ़ाइल के नाम से। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो Fstream है ना, ये एक कीवर्ड है जो आपका फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, एक होता है ऑफस्ट्रीम, एक होता है Ifstream और एक होता है Fstream। जो दोस्तों आपके बाकी जो 2 वर्ड्स हैं ना, Ifstream और ऑफस्ट्रीम, वो बेसिकली यूज़ होते हैं या राइट करने के लिए या रीड करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये जो आपका Fstream कीवर्ड है ना, ये एक ही टाइम में आपकी फ़ाइल को राइट भी करता है और रीड भी करता है। तो इसलिए मैं जो है ना वो कभी भी Offstream या Ifstream यूज़ नहीं करता, मैं एक ही दफ़ा जो है वो Fstream यूज़ करता हूँ, और इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम राइट भी करना चाहते हैं और फाइल को रीड भी करना चाहते हैं। उसके बाद ये दोस्तों ये जो मैंने फ़ाइल लिखा है ये बेसिकली मेरी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट है, जिसके साथ मैं अपनी फ़ाइल को ओपन भी करूँगा, फाइल में डाटा राइट भी करूँगा, फाइल में से डाटा रीड भी करूँगा।
अच्छा, ये जो फाइल मैंने नाम रखा है ऑब्जेक्ट का, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है, आप ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। लाइक आप इस यहाँ पे सिंपल एफ भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो मैंने शुरू पे कीवर्ड लिखा ना एफ स्ट्रीम, ये मैंडेटरी है, ये ऐसे ही आएगा, ये मतलब रिजर्व्ड कीवर्ड है। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइल ही नाम रख लिया। ठीक है, अब जब भी दोस्तों मैंने अपनी फ़ाइल को राइट करना होगा, रीड करना होगा या फाइल को ओपन करना होगा, तो मैं अपने इस जो फाइल का ऑब्जेक्ट है फाइल के नाम से जो मैंने बनाया है इसको मैं कॉल किया करूँगा। ठीक है जी, अब हम बनाने जा रहे हैं एक क्लास जिसका नाम हम रखेंगे स्ट्रिंग। तो यहाँ मैं बनाऊँगा दोस्तों एक क्लास जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, स्ट्रिंग, और ये क्लास की बॉडी, और क्लास की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन। अच्छा जी, अब इस हमारी स्ट्रिंग नाम की जो क्लास है इसके अंदर सबसे पहले हमें दोस्तों चाहिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपने यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर देन उस इनपुट को अपनी फ़ाइल के अंदर राइट करेंगे या फिर रीड करेंगे। तो उसके दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई ले लेते हैं, और उस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप का एक, क्योंकि मुझे यूज़र का नेम पूछना है, तो यूज़र का नेम किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक txt टेक्स्ट के नाम से, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो आप चाहो तो text टेक्स्ट रख लो। चलो, तो बेसिकली ये टेक्स्ट क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, और ये स्ट्रिंग जो है इसकी डाटा टाइप है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने ये जो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाने जा रहे हैं। इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपनी इस स्ट्रिंग नाम की क्लास का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का मैंने कहा जो मेरी स्ट्रिंग नाम की क्लास है उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारे इस टेक्स्ट नाम के जो डाटा मेंबर है इसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट सेट करेगा। दोस्तों आपको पता है ना, जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, तो कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये हमारा दोस्तों बन गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या करना है, हमें सर ने कहा था कि आपने इनपुट लेने के लिए जो आपका सी इन ऑब्जेक्ट है उसको ओवरलोड करना है। दोस्तों जब भी आपने सी इन यानी इनपुट लेने वाला जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जब उसको ओवरलोड करना हो तो वो कैसे ओवरलोड करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं दोस्तों फ्रेंड कीवर्ड। ये अब ध्यान से देख लें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जब भी आपने C++ लैंग्वेज के अंदर अपने इनपुट लेनी हो, मतलब अपना जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है सी इन वाला, उसको अगर आपने ओवरलोड करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं फ्रेंड कीवर्ड। उसके बाद रिटर्न टाइप उसकी होती है आई स्ट्रीम, उसकी रिटर्न टाइप की होती है आई स्ट्रीम। उसके बाद उसको हम लगाते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड। ठीक है, ये सारी फिक्स चीज़ें हैं, मतलब ये आपने ऐसे ही लिखनी होती हैं। ठीक है, कोई भी आपने ऐसे इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लगाते हैं अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो क्या जी ग्रेटर देन के 2 सिंबल। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद हमारे फंक्शन की बॉडी। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर दोस्तों आप जो है सबसे पहले अपना ये जो आई स्ट्रीम जो आपकी कीवर्ड है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ सबसे पहले आप अपना एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई स्ट्रीम के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों डाटा टाइप आई स्ट्रीम बेसिकली डाटा टाइप है। ठीक है, और आई स्ट्रीम लिखने के बाद आप रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम लिख लें। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया इन। अब दोस्तों जब भी मैंने अपने इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन के अंदर जब भी इनपुट लेनी होगी तो मैं सी इन नहीं लिखूँगा, अब मैं क्या लिखा करूँगा, ये लिखा करूँगा ऑब्जेक्ट का नाम इन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है इन, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है इन। उसके बाद दोस्तों लगाते हैं कॉमा, और उसके बाद फिर हम दोस्तों एज ए रेफरेंस के तौर पर हमें चाहिए दोस्तों हमारी इस स्ट्रिंग क्लास का पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस के तौर पर, मतलब जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, जिस हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेनी है, वो वेरिएबल कौन सा, ये टेक्स्ट वाला वेरिएबल है। दोस्तों इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें अपनी इस जो स्ट्रिंग नाम की क्लास है इसका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस नीचे से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या फिर इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे एज ए रेफरेंस के तौर पर आप जो है अपनी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए रेफरेंस के तौर पर नीचे से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने ओबीजे नाम रख लिया। ठीक है जी, अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे आगे वैल्यू टेक करेंगे। तो वैल्यू टेक करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, वैल्यू टेक करने के लिए लिखते हैं सी इन, लेकिन यहाँ पे आप सी इन नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो आपने इन की ऑब्जेक्ट बनाया है इसको आप लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा इन, सी इन की जगह मैं इन लिखूँगा और आगे लगाऊँगा ये ऑपरेटर जो कि वैल्यू टेक करते हैं। और उसके बाद जनाब मैंने वैल्यू लेनी किस में है, अपने इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसे लिखूँगा text टेक्स्ट,
तो ये बेसिकली मुझे कहेगा, ये फंक्शन मुझे कहेगा ये टेक्स्ट क्या चीज़ है, उससे नहीं पता ये टेक्स्ट क्या है। तो इस दोस्तों इस टेक्स्ट नाम के इस डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको अपने इस क्लास का ये जो आपने ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस नीचे से लिया है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा जो मेरा ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो TEXT टेक्स्ट नाम का वेरिएबल डाटा मेंबर है उसके अंदर वैल्यू जो है मुझे लेनी है। ठीक है जी। तो अब इस तरह से दोस्तों आप लिखते हो इसको, समझ आ गई बात की। चले जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्यों लिखा है। अब दोस्तों ये जो आपने वैल्यू ली है यूज़र से टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, इसको आपने अपनी फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं। जब आप अपनी नोटपैड की फाइल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो, राइट करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने फाइल को चाहे ओपन करना हो, राइट करना हो या रीड करना हो, तो आप अपने अब इस फाइल का ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था इसको आप एक्सेस करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि जो मेरा फाइल नाम का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसको ओपन कर दो। तो बेसिकली दोस्तों फाइल हैंडलिंग के अंदर ना ये ओपन एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारी फाइल को ओपन कर देगा। तो मैंने ये फाइल जो है मेरे फाइल का ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा फाइल जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर फाइल को ओपन कर दो। अब दोस्तों फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के पैरामीटर बताते हो। सबसे पहले आप डबल कोटेशन के अंदर अपनी फाइल का नाम बताओगे जिस फाइल को आपने ओपन करना है। तो मैंने दोस्तों जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने अपनी मर्जी से नाम रख लिया KST, मैंने अपनी फाइल का नाम रखा KST। और उसके बाद दोस्तों आप बताते हो अपनी फ़ाइल की एक्सटेंशन, डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो आपकी नोटपैड की फ़ाइल होती है ना उसकी एक्सटेंशन होती है TXT। क्या उसकी एक्सटेंशन होती है TXT। तो जो भी आपने अपनी फ़ाइल का नाम बताना है वो बताने के बाद डॉट लगा के आगे आपने लिखना है TXT, यानी नोटपैड की फ़ाइल की एक्सटेंशन बताएंगे आप। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ ये क्यों मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं अपना डाटा राइट कर सकूँ। तो जब भी दोस्तों आप अपनी फ़ाइल को ओपन करो डाटा राइट करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले फ़ाइल का नाम बताते हैं डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, विद एक्सटेंशन। और उसके बाद लगाते हैं दोस्तों कॉमा लगाने के बाद हम लिखते हैं मूड, कि आपने किस मूड के लिए फ़ाइल को ओपन करना। तो मैंने कहा iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और आगे लगाया मैंने ऐप। ये ऐप हमने क्यों लिखा है दोस्तों, ऐप लिखने से ये होगा जब भी आप दोस्तों फाइल में डाटा राइट करोगे ना तो आपका जो ओल्ड डाटा होगा ना ओल्ड, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये जो ऐप iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐप मूड ना, अगर ये ऐप मूड ना लगाएं तो क्या होता है कि जो आप न्यू डाटा स्टोर करते हो फाइल के अंदर वो तो स्टोर हो जाता है, लेकिन जो पहले से डाटा ओल्ड पड़ा होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा ओल्ड डाटा भी अंदर स्टोर रहे और न्यू डाटा भी साथ स्टोर हो, तो उसके लिए मैंने ये ऐप मोड यूज़ किया। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा मोड यूज़ करने हो तो ये आप स्ट्रेट लाइन लगाते हो। उसके बाद अगेन अगला मोड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। ये आउट दोस्तों मोड हम कब यूज़ करते हैं, ये आउट मोड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फाइल में डाटा राइट करना हो। जब फाइल में डाटा राइट करना हो तब ये हम ऐप मोड भी तब ही यूज़ करते हैं और आउट मोड भी राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए जी, आपने फाइल को ओपन कर दिया। अब दोस्तों फाइल में डाटा राइट सेम वैसे ही होगा जैसे आप सी आउट के साथ डाटा डिस्प्ले करते हो ना स्क्रीन पे, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे जहाँ पे आप लिखते हो ना डाटा डिस्प्ले करने के लिए सी आउट, आप लिखते हो ना इस तरह सी आउट। आगे आप अगर मैं आपको कहूँ कि इस मेरे टेक्स्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करो तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे सी आउट। आगे आप अपने सबसे पहले आपने इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लोगे, डॉट का आप कहोगे TEXT टेक्स्ट। तो ये आप डाटा जो है वो क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हो। अब यहाँ पे दोस्तों सेम यही लाइन जो है फाइल में डाटा राइट करने के लिए यूज़ होगी, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ भी आप सी आउट लिख रहे हो ना यहाँ पे आपकी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला, ये जो आपकी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट है फाइल के नाम से, तो यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा। और कहाँ चेंजिंग आएगी, और दोस्तों चेंजिंग ये आएगी, बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा। और चेंजिंग बस ये आएगी कि फाइल में डाटा राइट करने के बाद, ये बात याद रखिएगा, जब हम फाइल में डाटा राइट कर लेते हैं उसके बाद हम एक दफ़ा बैकस्लैश करते हैं। इससे क्या होता है कि जब फाइल में आपका डाटा राइट होगा उसके बाद आपका जो पॉइंटर है ना फाइल के अंदर वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट डाटा स्टोर करें तो वो अगली लाइन पे जाके स्टोर हो। इसलिए दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी फाइल में डाटा राइट कर लें तो फाइल में डाटा एक दफ़ा कंप्लीट राइट करने के बाद लास्ट पे बैकस्लैश ज़रूर करते हैं। चलें जी, फाइल में डाटा राइट हो गया। अब हम फाइल को क्लोज़ करेंगे। तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए दोस्तों हम अपने फाइल का ऑब्जेक्ट लिखेंगे फाइल, आगे डॉट, क्लोज़ करने के लिए हम लिखते हैं क्लोज़ फंक्शन। तो ये क्या करेगा, ये क्लोज़ फंक्शन बेसिकली हमारी फाइल को क्लोज़ कर देगा। चले जी, तो जब दोस्तों हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया तो देखिए यहाँ पे हमने डाटा राइट टेक भी कर लिया, हमने फाइल में डाटा राइट भी कर लिया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि लास्ट पर ना हम हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो हमने आई स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था इनके नाम से, जिसकी हेल्प से आप डाटा जो है यूज़र से ले रहे हो, इस ऑब्जेक्ट दोस्तों हम रिटर्न कर देते हैं लास्ट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और आगे अपना ऑब्जेक्ट इन, ठीक है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना उस ऑब्जेक्ट को लास्ट पे आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। चलें जी, अब नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये था वैल्यू रीड करने वाला फंक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया। अब हमने इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना, तो उसके लिए सेम यही चीज़
सबसे पहले फ्रंट कीवर्ड, उसके बाद अब हमने इंजर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना है। इंजर्शन ऑपरेटर हम कब ओवरलोड करते हैं, जब हमने डाटा राइट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो, मतलब सी आउट वाली कमांड, सी आउट वाली जो कमांड होती है ना, वो बेसिकली आपकी इंजर्शन ऑपरेटर होता है। तो उसके लिए हम दोस्तों लिखते हैं ओ स्ट्रीम। क्या लिखते हैं? ओ स्ट्रीम। जैसे इनपुट के लिए हम आई स्ट्रीम लिखते हैं, ऐसे ही आउटपुट के लिए हम ओ स्ट्रीम लिखते हैं। उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑपरेटर कीवर्ड, फिर देन उसके बाद सी आउट के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? ये लेस देन वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आगे सेम वैसे ही जहाँ पे आई स्ट्रीम था वहाँ पे मतलब सेम यही पूरा यही आएगा, सिर्फ जहाँ पे आपने ये आई स्ट्रीम लिखा हुआ ना, यहाँ पे आई स्ट्रीम, यहाँ पे आई स्ट्रीम, वहाँ पे ओ स्ट्रीम आ जाएगा, और जहाँ पे आपने ये ग्रेटर देन सिंबल गए थे वहाँ पे लेस देन के सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सी आउट के लिए ये वाले सिंबल यूज़ करते हो। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ओ स्ट्रीम रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट बताएंगे ओ स्ट्रीम के लिए। तो ओ स्ट्रीम के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा आउट, क्योंकि मैंने डाटा आउट डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं आउट ऑब्जेक्ट रख लिया। और उसके बाद सेम वैसे ही अपनी क्लास स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस के साथ ऑब्जेक्ट हम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको हम क्लास ये फंक्शन बनाएंगे बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमने इस बॉडी के अंदर बेसिकली अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करना है। तो डाटा डिस्प्ले करने के लिए हम कैसे डाटा डिस्प्ले करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, सी आउट, और उसके बाद अपना जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, डाटा किस में पड़ा हुआ है, हमारे इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, मतलब डाटा मेंबर के अंदर। तो इसको हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, बल्कि अपने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे। तो मैंने कहा obj.text टेक्स्ट। ठीक है, अब फ़र्क कहाँ पे आएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आप सी आउट नहीं लिखोगे, बल्कि आप ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया आउट के नाम से ये लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आउट, अपने आउट ऑब्जेक्ट के साथ मैंने वैल्यू डिस्प्ले कर दी। डिस्प्ले करने के बाद लास्ट में फिर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को, ये जो आपने आउटपुट के लिए बनाया था। तो आउट मैंने बनाया था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न आउट। समझ आ गई बात कीजिए। चलें, ये आपका डाटा डिस्प्ले भी हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, लास्ट में हमने ये करना है कि अपना जो दो स्ट्रिंग है, मतलब अपनी फर्स्ट नेम वाली स्ट्रिंग और लास्ट नेम वाली स्ट्रिंग, उनको आपस में कॉन्कैट करना है। तो उसके लिए हम जो प्लस ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करेंगे। तो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड दोस्तों करने के लिए सबसे पहले हम रिटर्न टाइप बताएंगे। तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा लिखी है। उसके बाद हम दोस्तों प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो प्लस लगाया, आगे राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद बॉडी। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है, इसके साथ ये जब कॉल होगा ना, तो ये नीचे से एज ए आर्गूमेंट जो है पूरे का पूरा क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो उसके लिए हमने कहा स्ट्रिंग जो मेरी क्लास की डाटा है उसके साथ एक obj नाम का एक ऑब्जेक्ट नीचे से एज ए आर्गूमेंट ले लो। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये आपके दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के, एक वो ऑब्जेक्ट जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है, और दूसरा ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने एज ए आर्गूमेंट नीचे से ले रहे हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में प्लस करके एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। तो वो जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने कहा मेरी स्ट्रिंग नाम की जो क्लास है उसका एक टेम्प नाम से एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, इतना कर लिया। अब दोस्तों ये तीसरे ऑब्जेक्ट में हम अपनी वैल्यू जो है कॉन्कैट करके स्टोर करेंगे, लेकिन वैल्यू स्टोर करने से पहले आपने जो फाइल में डाटा स्टोर किया है, याद है आपने ये जहाँ पे जो जब डाटा इनपुट किया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो आपने अपनी फ़ाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो फाइल के अंदर से सबसे पहले आप डाटा फैच करोगे, उसके बाद उसको कॉन्कैट करोगे। तो फाइल में से डाटा फैच करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइल डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद फाइल का नेम बताते हैं। तो मेरी फाइल का नेम था kst.txt टेक्स्ट, उसकी एक्सटेंशन, और उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब दोस्तों हमने फाइल को क्यों ओपन करना है, रीड मोड के लिए, क्योंकि हम फाइल में से डाटा रीड करके अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम रीड मोड के लिए कैसे ओपन करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं iOS मोड। उसके लिए हमारा मोड होता है इन मोड। ठीक है, इन मोड हम तब यूज़ करते हैं, ठहरे ये क्या हो गया, अच्छा जी, इन मोड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी फ़ाइल को रीडिंग मोड के लिए ओपन करना हो। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको बखूबी पता कि अगर आपने कोई भी डाटा रीड करना तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो सी इन, आगे के रिटर्न के सिंबल, और उसके बाद आपने डाटा जिसमें भी रीड करके जिस वेरिएबल में रखना हो, तो हमने किस वेरिएबल में रखना है, अपने इस टेक्स्ट नाम के डाटा मेंबर के अंदर। तो यहाँ मैं लिख दिया सी इन txt टेक्स्ट। ये बेसिकली दोस्तों टेक्स्ट वो वेरिएबल है, उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, उसके लिए आपको कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्ट अपने टेक्स्ट डाटा मेंबर को कॉल कर सकते हो। और इसी तरह देन हमने अगेन लिखा सी इन, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर अगेन जो है डाटा जो ये तो फर्स्ट नेम के लिए ना, मतलब ये जो आपने जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना इसके अंदर, इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर, ये इसमें बेसिकली स्टोर होगा आपका फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम के लिए हमने ये जो ऑब्जेक्ट नीचे से एज ए आर्गुमेंट लिया, इसकी हेल्प से हम
इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमने नीचे से ऐसे रेफरेंस लिया है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर, मतलब मैंने कहा obj.txt टेक्स्ट, तो ये जो आपका डाटा मेंबर है ये वो वाला डाटा मेंबर है जो मतलब उस ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है, और ये जो टेक्स्ट है ये हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है। समझ लगी बात की। अच्छा, अब फ़र्क कहाँ पे आएगा, मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे ऊपर आपने यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि जब आप सी आउट डाटा डिस्प्ले करने के लिए सी आउट लिखते हो तो वहाँ पे आपने सी आउट की जगह पे सिर्फ अपने फाइल का ऑब्जेक्ट बता देना, तो ऑटोमेटिक डाटा राइट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों डाटा रीड करने के लिए जिस तरह हम सी इन करते हैं ना, वैसे हमने सी इन कर दिया। अब जहाँ जहाँ सी इन है वहाँ वहाँ अपने फाइल का ऑब्जेक्ट बस बता देना। मैंने यहाँ पे कहा फाइल और यहाँ पे भी कह दिया फाइल। चले जी, तो देखें आपने सबसे पहले फाइल को ओपन किया, उसके बाद आपने अपनी फाइल में से जो फर्स्ट नेम था वो उठाकर अपने इस जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन कॉल किया उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर देन अगेन आपने फाइल में से रीड किया अपना लास्ट नेम, वो लास्ट नेम आपने अपने इस ये ओबीजे वाले ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट वाले डाटा मेंबर के अंदर स्टोर कर दिया। अब दोस्तों ने क्या करना है, हमारा फर्स्ट नेम इस वाले वेरिएबल के अंदर आ गया और लास्ट नेम इसमें आ गया। अब इन दोनों को मैंने प्लस करना है और किसमें रख देना है, इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा टेम्प नाम का जो ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो टेक्स्ट मेरा डाटा मेंबर है उसको इक्वल कर दो किसके, जो मेरा ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसके अंदर कॉनकैट कर दो, प्लस कर दो एक स्पेस, और उसके बाद ये जो मेरा लास्ट नेम वाला डाटा मेंबर है इसकी वैल्यू को मैंने कहा obj.txt टेक्स्ट। अब दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। देखें, ये आपका फर्स्ट नेम है, उसके साथ हमने पहले एक स्पेस कॉनकैट की, उसके बाद उसके साथ लास्ट नेम कॉनकैट किया, तो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। जब ये पूरा कॉनकैट हो गया उसको हमने अपने इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। जब टेम्प वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया, अब हम रिटर्न कर देंगे अपना ये जो टेम्प वाला ऑब्जेक्ट है इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्यों कर देंगे, क्योंकि इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पूरे का पूरा जो नेम है वो कॉनकैट होने के बाद स्टोर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा टेम्प वाला ऑब्जेक्ट है उसको एज ए जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। ठीक है जी, चलें यहाँ पे दोस्तों आपका काम सारा फिनिश हुआ क्लास का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जिसमें आप यूज़र से फर्स्ट नेम पूछेंगे और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप यूज़र से लास्ट नेम पूछेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा जो मेरी स्ट्रिंग नाम की क्लास है उसका S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दो और एक S2 नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे सी आउट और यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये यूज़र को जो मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम हमने किस में लेना है, अपने इस S1 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो बड़ा ईजी है, सिंपली जैसे आप सिंपल वैल्यू देते हो ना, आप लिखते हो सी इन आगे अपना वेरिएबल का नाम, ऐसे सेम एज इट इज़ आपने करना सी इन आगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम बता देना, बस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना। तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है S1। तो बेसिकली क्या होगा कि सी इन क्या करेगा, फर्स्ट नेम जो है हमारे ये जो S1 वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर लेके स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर देन हमने क्या करना है सी आउट और मैंने यहाँ पे कह दिया बैकस्लैशन 2 दफ़ा मैंने 2 लाइन का ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर सेकंड नेम और सॉरी एंटर लास्ट नेम, सेकंड नेम नहीं एंटर लास्ट नेम। ठीक है, और लास्ट नेम मैंने किस में स्टोर करना, मैंने कहा सी इन इस ऑब्जेक्ट में S2 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। लें जनाब, यहाँ तक समझ आ गई। तो पहला हमने जो नेम फर्स्ट नेम है S1 ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया और सेकंड नेम जो है S2 वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस करना है और एक तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कह दिया स्ट्रिंग, यहाँ भी एक काम करें आप यहाँ पे ऊपर ही बना लें तीसरा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे कह दिया एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना दो S3 के नाम से। ठीक है जी, अब यहाँ दोस्तों मैंने कहा जो मेरा S3 ऑब्जेक्ट है उसको इक्वल कर दो S1 प्लस S2 के। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो आपका S1 और S2 ऑब्जेक्ट है इन दोनों की वैल्यू आपस में प्लस होगी, मतलब कॉनकैट होगी दोनों की। मतलब इसमें S1 में क्या है फर्स्ट नेम, S2 में क्या है लास्ट नेम, दोनों आपस में कॉनकैट होंगे और वो जो फाइनल फुल नेम है वो S3 में स्टोर हो जाएगा। अब जो S3 में आपने फुल नेम स्टोर किया है वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने से पहले हम यहाँ पहले एक मैसेज देंगे फुल नेम, बैकस्लैशन लगाएंगे 2 दफ़ा, फिर हमने लिख दिया फुल नेम और फुल नेम हमने डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखना है, हमने लिखना सी आउट और मेरा फुल नेम किसमें पड़ा हुआ है S3 ऑब्जेक्ट के अंदर। लें जी, यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया। लें जी, हमने सारे जो है देखिए हमने जो सारे ने कहा था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसको भी ओवरलोड कर दिया, उसके बाद इंजेक्शन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर दिया, फिर हमने प्लस ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर दिया, फिर हमने फाइल हैंडलिंग भी करके दिखा दिया। तो मतलब हमने सारे टॉपिक्स यूज़ करके अपना जो कोड था वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज 100% वर्क कर रहा है या नहीं। पहले मैं एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ बता दूँ, अगर दोस्तों जब आप फाइल बनाते हो, मतलब जब आप नोटपैड की फ़ाइल बनाते हो
और उस दौरान अगर आप सिर्फ फाइल का नेम बताओ, अगर फाइल का सिर्फ ओनली आप नेम बताओ, कोई लोकेशन ना बताओ। आपके पास दो ऑप्शन है, जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फाइल की लोकेशन भी बता सकते हैं कि आपकी ये फाइल कहाँ किस लोकेशन में जाकर क्रिएट हो। लेकिन दोस्तों अगर आप फाइल की लोकेशन ना बताओ, मतलब डायरेक्ट सिर्फ फाइल का नेम बता दो, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपकी नोटपैड की फाइल है ये भला कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ पे आपकी ये जो .cpp फाइल, मतलब ये जिस फाइल में आप कोड कर रहे हो, ये फाइल जिस लोकेशन पे सेव है ना, सेम उसी लोकेशन पे आपकी ये नोटपैड की फाइल जो है जाके सेव हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मेरी ये जो कोडिंग वाली फाइल ना ये भला कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखो टेस्ट नाम से मेरी cpp फाइल पड़ी हुई है। अब चूँकि मेरी कोडिंग वाली फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकेशन नहीं ना बताई, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो मेरी KST नाम की नोटपैड की फाइल है ना, ये भला कहाँ बनेगी, ये बनेगी डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि मेरी कोडिंग वाली फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। अब आप गौर से देखें, इस डेस्कटॉप के ऊपर अभी आपको कोई KST नाम से कोई फाइल दिखाई दे रही है नोटपैड की? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊँगा, देखना यहाँ पे आपको KST नाम की नोटपैड की फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया यहाँ से, तो ये देखें रन हो गया। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मुझे कह रहा है एंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ मैंने फर्स्ट नेम दिया खिज़र। ठीक है, एंटर प्रेस किया। उसके बाद कहता है जी एंटर लास्ट नेम, मैंने कहा SHAHAL शहाल। और उसके बाद दोस्तों मैंने एंटर प्रेस किया, देखें वो कह रहा है जी फुल नेम खिज़र शहाल। देखा, तो देखें मैंने उसे फर्स्ट नेम बताया अपना, फिर लास्ट नेम बताया, उसने मुझे उसको फर्स्ट और लास्ट नेम को निकाल करके मुझे दिखा दिया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या मेरी फाइल में जाके स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये जनाब डेस्कटॉप पे ये देख सकते हैं, ये देखें KST नाम से फाइल बन के आ गई है। ठीक है, तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये देख सकते हैं KST नाम की फाइल है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो ये देखें दोस्तों, ये देखें फर्स्ट नेम खिज़र, लास्ट नेम शहाल। समझ आ गई बात की? तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग के साथ फाइल्स बनाते हैं, फाइल्स डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो लैब थी, लैब नंबर 13, इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी थी, मतलब थोड़े एडवांस कंसेप्ट थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।